कि नमस्कार आप सभी को। और जो हमारा प्लांट पैथोलॉजी का सेक्शन अपन स्टार्ट किया है उसमें कंटिन्यूशन में आज हम आगे के कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो टॉलरेंस होता है उसको अपन कैसे समझें। देखो, टॉलरेंस एक प्रकार का डिफेंस होता है। टॉलरेंस एक प्रकार का डिफेंस होता है जिसकी वजह से प्लांट अपने जो लॉसेस होते हैं, है ना, रिड्यूस क्रॉप लॉस विदाउट अवॉइडिंग डिजीज डेवलपमेंट। यानी कि टॉलरेंस में प्रॉब्लम साथ में होती है, यानी कि डिजीज होती है, डिजीज होने के बावजूद भी प्लांट अपने एफर्ट्स करता है और उससे वो अपना जो प्रोडक्शन है, या अपन कहेंगे उसमें जो सीड बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, जो भी उसका प्रोडक्शन अपन मान रहे होते हैं, उसको वो और बेटर करने की कोशिश करता है। तो टॉलरेंस डिफेंस है, लेकिन उसमें क्या है, डिजीज डेवलपमेंट साथ में है। एक तो होता है कि पैथोजन अंदर ही नहीं आ पाए, एक है कि पैथोजन अंदर भी है, उसने डिजीज डेवलपमेंट भी किया है, लेकिन प्लांट अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल करके जो यील्ड लॉस है, क्रॉप लॉस है, उसको कम कर रहा है। ठीक है, ऐसे एक शब्द आता है डिजीज एस्केप। देखो, थोड़ा सा आप लोगों को क्या आता है कि जैसे टर्म्स आते हैं उनकी हिंदी जो है वो आपको सर्च करनी चाहिए। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। जैसे कहीं पे कुछ हो रहा हो और कोई वहां से बच के निकल जाए, उसको बोलते हैं एस्केप। ठीक है, तो डिजीज एस्केप का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ ए ससेप्टेबल प्लांट, कि भाई जिस पौधे को डिजीज आराम से हो सकती है या जिसकी कंडीशन डिजीज होने लायक है, वो ससेप्टेबल होता है। तो ससेप्टेबल पौधे यानी कि जिनको डिजीज हो सकती है या जिनको डिजीज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, ये उनकी एबिलिटी होती है टू अवॉइड डैमेजिंग डिजीज स्ट्रेस। तो डिजीज से जो प्रॉब्लम है या फिजियोलॉजिकल जो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं या फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, उससे बच के रहने का या उसको अवॉइड करने का जो मैकेनिज्म होता है, जो एबिलिटी होता है, उसको डिजीज एस्केप बोलते हैं। यानी कि ऐसे होता है जैसे कोई आ गया लेकिन फिर भी उससे बच के निकल जाए। तो पैथोजन है, उससे जो डैमेज हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकते हैं, उससे बचने की पावर होती है। ये एक यूजफुल सिस्टम होता है ऑफ प्रोटेक्शन इन नेचुरल इकोसिस्टम, कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, बहुत सारे जो क्रॉप प्लांट्स लें, अपन कोई भी प्लांट लें, तो वो अपने पैथोजन से बच के रहते हैं, यानी कि वो अवॉइड करते हैं, डैमेजिंग जो स्ट्रेस होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक तो होता है कि वो आ चुका है और डिजीज डेवलपमेंट हो गया है, पौधा कोशिश करके अपना प्रोडक्शन है उसको मेंटेन करके रख रहा है। एक होता है कि प्लांट नेचुरल कंडीशंस के अंदर जो इन्फेक्शन पहुंचाने वाले हैं या डैमेज करने वाले जो हैं, उनसे थोड़ा एबिलिटी है उसकी कि वो उसको एस्केप करने की कोशिश कर सकता है। चलो, उसके बाद में अपन आगे आते हैं और अभी अपन बात करेंगे कि एलिसिटर्स क्या होते हैं। देखो, आपकी जितने भी प्लांट पैथोलॉजी के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये चीज़ हमेशा पूछी जाती है। तो एलिसिटर तो आपको कंफर्म ही पेपर के अंदर मिलने वाला, आप ये सोच के रखिए ना। एलिसिटर क्या होते हैं, ठीक है, एलिसिटर को समझिए। एलिसिटर केमिकल्स होते हैं। पहली बात, एलिसिटर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कि केमिकल सिग्नल्स हैं। सिग्नल का मतलब कोई मैसेज है, सिग्नल उसको बोलते हैं जिससे कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है या कोई मैसेज है वो कन्वे होता है। तो कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो बनाए जाते हैं, जनरेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर मेटाबॉलिक शिफ्टिंग। मेटाबॉलिक का मतलब हो गया फिजियोलॉजी, जो अपन डिजीज के अंदर सेंटर में लेके चल रहे हैं वो फिजियोलॉजी है, कि फिजियोलॉजी जो नॉर्मल होती है उस नॉर्मल फिजियोलॉजी को नॉर्मल से डिफरेंट, यानी कि डिजीज वाला फिजियोलॉजी अलग होता है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी से थोड़ा अलग फिजियोलॉजी शिफ्ट होगा। यानी कि बीमार पौधे का फिजियोलॉजी अलग होता है, हेल्दी पौधे का फिजियोलॉजी अलग होता है। तो बीमारी के हिसाब से जो फिजियोलॉजी होती है वो अपने आप तो हो नहीं सकती, उसको कुछ केमिकल्स हैं उनकी वजह से वो शिफ्टिंग होती है। तो ऐसा कोई भी केमिकल जो एक ऑर्गेनिज्म बनाए
और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको वो चेंज कर सके, या उसमें जो डिजीज के हिसाब से जो हमें चेंजेस चाहिए वो चेंजेस लाने के लिए वो पर्याप्त हो, तो ऐसे केमिकल्स को अपन एलिसिटर्स कहते हैं। तो ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल सेल कम्युनिकेशन, देखो सेल सेल कम्युनिकेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेल तो है पैथोजन की और एक सेल है होस्ट की, क्योंकि जब डिजीज होता है तो उसमें एक पौधा होता है और एक पैथोजन होता है। तो प्लांट और पैथोजन दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोनों कांटेक्ट करते हैं। अब जब कांटेक्ट करते हैं तो उसी को अपन कम्युनिकेशन बोलते हैं, यानी कि जब भी किसी पौधे के ऊपर कोई पैथोजन है वो अटैच होगा, यानी कि वो सबसे पहली स्टेप होती है रिकॉग्निशन, कम्युनिकेशन, ऐसे वर्ड अपन इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही प्लांट और पैथोजन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, है ना, उस समय पे ये केमिकल्स हैं वो सीक्रेट किए जाते हैं। और ये कौन सीक्रेट करेगा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि बीमार किसको होना है, पौधे को होना है, तो शिफ्टिंग पौधे में होगी तो सामने वाला करेगा, यानी कि जो पैथोजन है वो करता है। तो जैसे ही कोई भी पैथोजन अपने होस्ट के साथ में कम्युनिकेट होता है, तो कम्युनिकेट करने का तरीका है कि वो कुछ केमिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है, और ये केमिकल्स जो होस्ट प्लांट होता है उसकी फिजियोलॉजी को चेंज करने के लिए एनफ होते हैं, यानी कि पर्याप्त होते हैं, और उसी से फिर मेटाबॉलिक शिफ्टिंग है वो स्टार्ट होती है। तो एलिसिटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि एक केमिकल एक प्रकार का विपन है ना, कि एक हथियार जैसा होता है कि जो पैथोजन है वो अपने होस्ट की फिजियोलॉजी को शिफ्ट करने के लिए डिजीज वाइज अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनका यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जिनको अपन एलिसिटर्स बोलते हैं। हाँ, इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे कि रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है ना। प्लांट पैथोलॉजी के केस में जब भी कोई पौधा बीमार होगा या उसको डिजीज होती है तो रिकॉग्निशन क्या होता है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि जैसे प्लांट हो गया और उसका पैथोजन हो गया, देखो आपस के अंदर इनमें कम्युनिकेशन हो, इनके अंदर एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट हो और ये मेटाबॉलिकली एक दूसरे को कम्युनिकेट करे, तब जाके डिजीज डेवलपमेंट होता है। यानी कि कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर आ जाए और वो कुछ भी ना करे तो डिजीज नहीं हो सकती। यानी कि पैथोजन और अपना जो प्लांट जो कि होस्ट होता है उनके बीच में एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ना। यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड होता है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि ये आपस में एक दूसरे के लिए सुटेबल हैं। जैसे कोई भी पैथोजन अपने ही होस्ट को डिजीज देता है या कोई भी होस्ट है वो अपने ही पैथोजन से डिजीज लेता है। यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे आपने कहा कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का मामला है सपोज, ठीक है, तो उसमें क्या है कि सरसों का पौधा है वो पक्सीनिया से थोड़ी डिजीज लेगा या पक्सीनिया वो सरसों को थोड़ी देगा। तो उनके बीच में एक रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, यानी कि हर कोई हर किसी को बीमार नहीं कर सकता या कोई भी हर किसी से बीमारी है या जो डिजीज है वो ले नहीं सकता। तो जो आपस में सुटेबल हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंपैटिबल। यानी कि एक होस्ट अपने पैथोजन के लिए कंपैटिबल होता है और एक पैथोजन अपने होस्ट के लिए कंपैटिबल होता है। और कंपैटिबल होने पे ही उनके बीच में जो प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब जो डिजीज डेवलपमेंट होता है जिसको अपन पैथोजेनेसिस बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है। तो रिकॉग्निशन सिस्टम को आप समझ सकते हैं कि इसमें कई सारी घटनाएं होती हैं। यानी कि जब प्लांट और पैथोजन आपस में अपना कम्युनिकेशन करते हैं, कंपैटिबिलिटी के बिहाफ के ऊपर वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करके डिजीज डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी स्टेप्स होते हैं। यानी कि पैथोजेनेसिस के अंदर कई सारी स्टेप्स होती हैं। ऑफ सेल सेल कम्युनिकेशन विच स्टार्ट्स ए डिफाइंड बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो रिकॉग्निशन सिस्टम का मतलब ये है कि जब प्लांट और पैथोजन आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसके बाद में बहुत सारी जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे संपन्न होती हैं और उनकी वजह से बायोकेमिकल लेवल पे, फिजियोलॉजिकल लेवल पे और मॉर्फोलॉजिकल लेवल के ऊपर हमें जो रिस्पॉन्सेज हैं वो मिलते हैं। यानी कि ऐसा है कि सरसों के पौधों को अगर जो आपका एल्बुगो है उसका इन्फेक्शन मिल गया, यानी कि एल्बुगो का कोनिडिया मान लो कि सरसों की पत्ती पे गिर गया, तो वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेंगे क्योंकि दोनों सुटेबल हैं। फिर उनका कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन के बाद में उनका बायोकेमिकल शिफ्टिंग होगी, फिजियोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस होंगे
और फिर मॉर्फोलॉजी होगी। अब मॉर्फोलॉजी होगी तो फिर आप कहेंगे कि इसमें वाइट वाइट पाउडर बन रहा है, तो वो आपका सिम्टम होता है। जो बाहर से आकार में हमें दिखाई देता है दैट इज द सिम्टम। तो मॉर्फोलॉजिकल लेवल तक की चीजें हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो एक्चुअल में रिकॉग्निशन सिस्टम का सही मीनिंग होता है कंपैटिबिलिटी, कि जो आपस में कंपैटिबल हैं। जैसे आपने कहा कि वर्टिकल रेजिस्टेंस है ना, जैसे कल की क्लास में अपन ने बात किया था कि वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है। और वर्टिकल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जैसे कई सारे पैथोजन के प्रभेद हैं, उनमें से हमारा जो होस्ट है वो कुछ एक के लिए रेजिस्टेंस होता है और बाकी के लिए नहीं होता। तो जिनके लिए रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, अनकम्पिटेबल है, नॉन कम्पिटेबल है। जबकि जिनसे वो डिजीज ले लेता है वो सब क्या हो गए, कम्पिटेबल हो गए। तो जिससे रिलेशन मेंटेन हो गया, है ना, जिससे डिजीज वाला रिलेशन मेंटेन हो गया, वो कम्पिटेबल है। कम्पिटेबल के साथ में ही रिकॉग्निशन सिस्टम काम करता है, और जिसको पहचानने से ही मना कर देगा सिस्टम, या जहाँ कम्पिटेबिलिटी नहीं है तो वहाँ डिजीज नहीं हो सकती। जैसे ये हमने रेड एरो लगाए हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपस में कम्पिटेबिलिटी उनकी नहीं है। तो जिनके साथ कंपैटिबिलिटी होती है वही आपस में कम्युनिकेशन के बाद के जितने भी हमारे पैथोजेनेसिस के इवेंट्स हैं वो पूरे कर पाते हैं, और उनके बीच में ही रिकॉग्निशन सिस्टम है वो काम करता है। ओके, चलो हम नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। ये है कंपैटिबिलिटी, जो अपन ने अभी बात की है कंपैटिबिलिटी, इसको अपन और डिफाइन कर लें। ये है सिमिलैरिटी, सिमिलरिटी कह दीजिए, मैचिंग कह दीजिए, है ना, कंपनसेशन कह दीजिए कि एक दूसरे के काम आ जाए, ऐसा कह दीजिए। सिमिलरिटी है बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन एट मॉलिक्यूलर लेवल और जेनेटिक मैचिंग। देखो ये बातें इतनी छोटी नहीं होती हैं। ऐसा है कि जैसे हमेशा ही सरसों को एल्बुगो बीमार करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा ही सरसों का जो मैकेनिज्म है वो एल्बुगो के कंट्रोल में आ जाता है। तो वो क्या चीज हो गई, वो ये हो गया कि मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर या सरसों के जीन जो हैं या सरसों का पूरा मशीनरी जो है उसको एल्बुगो अपने प्रोटीन से, अपने जीन से, उनसे हमेशा ही कंट्रोल करता है। तो जेनेटिक लेवल के ऊपर वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए ही बने हैं। तो प्लांट और पैथोजन के बीच में ये जो मैचिंग होती है कि वो एक दूसरे के लिए सेट हैं या वो एक दूसरे के लिए ही इवोल्व हैं, तो वो मैटर कहलाता है कंपैटिबिलिटी। तो जो जिसको डिजीज दे सकता है या जो जिससे डिजीज ले सकता है, केवल उन्हीं के बीच में ऐसी मैचिंग्स होती हैं और वही क्या कहलाते हैं, कंपैटिबल होते हैं। हाँ चलो, इसके बाद में नेक्स्ट टर्म को अपन डिस्कस करते हैं, और ये अपना टर्म है इंक्यूबेशन पीरियड। देखो इंक्यूबेशन पीरियड एक प्रकार का लेटेंट टाइम होता है। लेटेंट का मतलब जिसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, चुपचाप जो होता है ना उसको लेटेंट बोलते हैं, लेटेंट। तो लेटेंट का मतलब गुप्त है, वो दिखता नहीं है। ऐसा ही कुछ यहाँ डिजीज के साथ में कि इंक्यूबेशन पीरियड, पीरियड का मतलब तो टाइम होता है कि समय की बात है। देखो ये है टाइम जो लगेगा, लैप्सिंग का मतलब जो जाएगा या जो लगेगा ही लगेगा। तो वो टाइम जो लगेगा, कब लगेगा, बिटवीन इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी पैथोजन है वो होस्ट को रिसीव हो गया, उसके अंदर आ गया, इनोकुलेशन हो गया। एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, तो देखो कोई भी पैथोजन है वो अपने होस्ट में एंटर कर जाए, वो तो है इनोकुलेशन। और फिर उसका डिजीज का जो भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, जैसे पौधे के अंदर सरसों का केस आप लेके समझ रहे हो, तो मान लो उसके अंदर आपको मिल रहा है वाइट पाउडर, तो इन्फेक्शन तो हुआ था कोनिडिया से, तो वो तो है इनोकुलेशन, कोनिडिया से इनोकुलेशन हो गया, वो इन्फेक्शन इस्टेब्लिशमेंट हो गया। पेनिट्रेशन के बाद में जो जर्म ट्यूब होती है, कोनिडिया से जो जर्म ट्यूब निकलता है वो हाइफा पत्ती के अंदर चला गया, ठीक है, वो तो इनोकुलेशन हो गया। तो वो तो हुआ था T1 के ऊपर, वो समय तो बहुत पहले का था। अब काफ़ी टाइम लगेगा ना, कई दिनों बाद में आपको पत्ती के ऊपर सिम्टम दिखेगा। तो ये था कि पैथोजन तो कभी आ गया था, लेकिन उसका जो रिजल्ट है जो कि हमें सिम्टम के रूप में दिखता है वो तो बहुत लेट दिखता है। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लग गया, वो टाइम क्या होता है, उस टाइम में फंगस या पैथोजन अपने आप को स्टैब्लिश करता है। जो आपने वर्ड कल क्लास में लिया था, लास्ट क्लास में, वो था कोलोनाइजेशन, कि फंगस या पैथोजन अपने आप को सेट करता है। तो उसमें जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड।
तो इंक्यूबेशन पीरियड है वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे, डिपेंड करता है पौधे का जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है कि पौधा हेल्दी है, बीमार है पहले से, या कोई दूसरे इन्फेक्शन हो रखे हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्या है सॉइल की, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है, राइट। और अलग अलग पैथोजन के जो रेसेज हैं उनके लिए इंक्यूबेशन पीरियड है वो अलग अलग हो सकता है। तो जैसे हम इकोलॉजी के अंदर बहुत सारे आंसर देते हैं, उसमें सारी चीज़ें डिपेंड कराती हैं चीज़ों के लिए, वैसे ही पैथोलॉजी के अंदर है कि पैथोलॉजी में भी कोई भी आप कोई कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो तो वहाँ पे हर एक जो चीज़ होती है वो प्लांट पे भी डिपेंड करती है, पैथोजन पे भी डिपेंड करती है और एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इंक्यूबेशन इज सिंपली द टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैथोजन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। अपीयरेंस ऑफ सिम्टम का मतलब पहला सिम्टम आ जाए, बस कि पहली बार सिम्टम दिख जाए और स्टार्टिंग में जो पहली बार अंदर आया था, इन्वेड हुआ था, उसके बीच का सारा टाइम इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ओके, ठीक है। अगला टर्म अपन लेते हैं क्यूसेंस, है ना। जैसे क्यूसेंस अपन सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो अपनी G0 स्टेज होती है वो क्यूसेंट स्टेज होती है ना, G0 स्टेज सेल साइकिल के हिसाब से बात करते हैं, उसमें क्यूसेंट होता है। ऐसे जो जड़ें हैं उनके अंदर क्यूसेंट जोन होता है ना, रूट्स के जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें सेल्स डिवाइड नहीं कर रही होती, वो रिजर्वर के रूप में होता है, मेरिस्टेमेटिक रिजर्वर, उसके ऊपर क्यूसेंट जोन बोलते हैं। तो अपने सिलेबस में बहुत सारी जगह पे क्यूसेंस आता है, ठीक है। तो क्यूसेंस का मतलब होता है एक प्रकार से चुप रहना। क्यूसेंस का मतलब होता है कोई हलचल, देखो यहाँ पे तो क्या होता है कि आपको दिखा नहीं था बाहर, सिम्टम नहीं दिखे थे, बाकी अंदर तो मामला चल ही रहा था, अंदर तो बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अब ये उससे डिफरेंट टर्म आ गया ना क्यूसेंस। क्यूसेंस का मतलब क्या है, ए स्टेज। क्यूसेंस या क्यूसेंस जो होता है वो एक अवस्था का नाम होता है जब एन ऑर्गेनिज्म और इट्स प्रोपेग्यूल, जैसे मान लो कोई फंगस है या उसका कोनिडिया है ना, उस वो पूरा भी हो सकता है। प्रोपेग्यूल का मतलब उसका पार्ट जो कैपेबल है, जो सक्षम होता है, जैसे फंगस जितना सक्षम है उतना ही उसका कोनिडिया सक्षम है, राइट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या उसका प्रोपेग्यूल अंडरगो, अगर वो चला जाए एन इनएक्टिव स्टेज, कि वो इनएक्टिव हो जाए, इनएक्ट हो जाए, बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल, फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। ये आपको ध्यान देना है कि कोई भी पैथोजन चुप नहीं हो सकता जब तक पैथोजन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यानी कि अगर वहाँ पे बायोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे या केमिकल लेवल पे कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा पैथोजन या उसका कोई पार्ट जो कि इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वो इनएक्टिव हो जाए और वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाए तो उसको अपन बोलते हैं क्यूसेंस। क्यों क्यूसेंस? जैसे पैरिनेशन जितना भी होता है, जैसे आप बहुत सारे डिजीज में पढ़ेंगे कि जो फंगस है वो क्या करता है कि प्लांट का जो डेब्रिस होता है, जो कचरा होता है, ट्विक्स होते हैं, उनके अंदर पड़ा रहता है, तो उस समय पे उसमें कुछ नहीं हो रहा है ना, वो क्यूसेंस स्टेज है। तो क्यूसेंस स्टेज के अंदर एक प्रकार का इनर्टनेस होता है, नो एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी बंद हो जाती है, लेकिन वो स्ट्रेस कंडीशन होती है। जैसे मान लो कि होस्ट नहीं मिल रहा, लिविंग होस्ट नहीं मिल रहा, तो वो डेब्रिस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। पीएच वगैरह का डिफरेंस हो गया, टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, कोई केमिकल का इश्यू हो गया, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनएक्टिव हो सकते हैं, और जब इनएक्टिव हो जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं क्यूसेंस। क्यूसेंस तो क्या हो गया, एक क्वालिटी होगी, और अगर इस अवस्था को बोलेंगे तो हो जाएगा क्यूसेंट स्टेज। ओके, इन्फेक्शन की बात नहीं है, बात जैसे मान लो कि ये कि आप हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन है वो आ गया, लेकिन अब वो क्या चुप पड़ा है, कुछ भी नहीं कर रहा, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इन्फेक्शन तो हो भी सकता है, पहले से इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, लेकिन अब उसमें और कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, दैट इज सिम्बायोसिस। ये थोड़े से लूज टर्म है ना, जिनके अर्थ थोड़े बड़े निकलते हैं या उनके अर्थ हैं वो जनरल निकलते हैं, है ना। सिम्बायोसिस ओनली पैथो का शब्द नहीं है, ऐसा कहना है। तो लिविंग टुगेदर ऑफ टू अनलाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, अगर वो साथ रहते हैं तो वो सिम्बायोसिस है, और वो जो दोनों ऑर्गेनिज्म है उनको अपन सिम्बियोन्ट्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म अकेला है वो सिम्बियोन्ट है, दोनों साथ में रहते हैं, उस प्रोसेस का नाम सिम्बायोसिस है। ऐसे अपन कह सकते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म भी एक प्रकार का सिम्बायोसिस है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो दो आपने लिखा ना, वो 2 कंफर्म हो गए कि एक पैरासाइट है और एक होस्ट है,
अगर यहाँ पे एक एल्गी होता और एक फंगस होता तो ये लाइकेन होती, और ये भी सिम्बायोसिस था। तो सिम्बायोसिस एक बड़ा अर्थ वाला शब्द होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाता है। लेकिन पैरासिटिज्म एक स्पेशल शब्द है, इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, पैरासाइट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पैरासाइट के पैरासिटिज्म नहीं हो सकता ना, कि परजीवी के बिना परजीविता कुछ हो ही नहीं सकता। तो पैरासाइट इज मस्ट। जो पैरासाइट आप ले लेते हो तो पैरासाइट अकेला तो हो नहीं सकता, तो होस्ट उसका होगा ही होगा। तो जैसे आप पैरासिटिज्म बोलते हो तो पैरासाइट और होस्ट ये दो आ जाते हैं। तो वो होने को सिम्बायोसिस है, लेकिन वो क्या है, सिम्बायोसिस का एक प्रकार है जिसमें एक दूसरे को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है। और एक्सप्लॉइट करने वाला साइज में छोटा है तो आप उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। जिससे भोजन खींचा जाता है, डिराइव होता है, वो क्या बड़ा है, उसको अपन होस्ट बोलते हैं। तो व्हेन द अटैक्ड प्लांट रिमेन्स अलाइव, देखो प्लांट डिजीज के एंगल से अगर आप इसकी बात करेंगे तो पैरासिटिज्म का मतलब है कि पैरासाइट जिंदा है, या पैरासाइट अलाइव कंडीशन में है, या पैरासाइट अपना काम कर रहा है। तो पैरासाइट अपना काम कर रहा है, इसका मतलब जो होस्ट प्लांट है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। और जैसे मान लो कि आप जितनी भी डिजीज पढ़ेंगे, वो सारी डिजीज, वैसे तो आप डिजीज पढ़ेंगे लेकिन वो क्या है, पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि वहाँ पे पौधा जिंदा है और उस जिंदे पौधे के ऊपर जो पैथोजन है वो भी जिंदा है। तो व्हेन द अटैक्ड प्लांट रिमेन अलाइव, यानी कि पैथोजन भी जिंदा है और पौधा भी जिंदा है, तो वो पैरासिटिज्म है कि कोई उसको कंज्यूम कर रहा है। ऐसे आप ले सकते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक डिफरेंट एंगल से यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप में आता है कि डिग्री ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर बाई ईच गेट बेनिफिट। तो म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों को फायदा होता है, पैरासिटिज्म के अंदर एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है ना। अब देखो ये है कि आपका कोई भी डिजीज है वो म्यूचुअलिज्म नहीं हो सकता, है ना। कोई भी प्लांट डिजीज है वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूचुअलिज्म के अंदर फायदा होता है दोनों को, और डिजीज के अंदर एक को नुकसान होना जरूरी है, क्योंकि आप जो डिजीज की डेफिनेशन है कि फिजियोलॉजी में नेगेटिव चेंज आएगा। तो जैसे आपने नेगेटिव बोला तो प्लांट को नुकसान होना कंपलसरी है डिजीज में, तो कोई भी डिजीज म्यूचुअलिज्म नहीं हो सकती। हाँ, इसके बाद में हम आगे एक और वर्ड है उसको अपन समझते हैं, ये है एंटागोनिज्म। देखो एंटागोनिज्म भी बहुत ऐसे बार बार इस्तेमाल होता है और फंजाई के रिलेशन के अंदर ये ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो एंटागोनिज्म एक अच्छा टर्म है। एंटागोनिज्म को आप समझिए कि वन ऑर्गेनिज्म इज इंजर्ड, कि एक ऑर्गेनिज्म को इंजरी होगी by either through competition for food or other demands or through secretion of toxins, है ना। जैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मान लो कि वो नुकसान पहुंचाता है, तो जैसे फूड के लिए या किसी दूसरी डिमांड के लिए, तो वो कंपटीशन है जो आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं, तो वो भी क्या है, एंटागोनिज्म है। या क्या हो सकता है, सीक्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स, कि ऐसे केमिकल बना के बाहर छोड़ दिए जाएं जो किसी दूसरे के लिए प्रॉब्लम बने, तो उसको अपन, है तो वो एंटागोनिज्म, लेकिन उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीबायोसिस, है ना। जैसे मान लो कि आपने कहा कि ये आपका है विलायती बबूल, और उसने कुछ केमिकल निकाल के छोड़ दिए, और वो क्या है कि हमारे जो नेटिव प्लांट्स हैं उनको उगने नहीं देता है। तो वो क्या कर रहा है, इंजर्ड कर रहा है, जो पौधे उगे हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन सीधा नहीं, सिक्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स। तो केमिकल्स को हथियार बना के किसी दूसरे को प्रॉब्लम में डालेंगे, वो है एंटीबायोसिस। डायरेक्टली किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, वो है कंपटीशन, जो कि इकोलॉजी में अपन नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं। और ये हो सकता है कि बाय इंजरी, जिसमें कि पैरासिटिज्म और प्रेडेशन आ सकते हैं। तो पैरासिटिज्म तो अपना डिजीज वाला है, प्लांट डिजीज जितना भी अपन पढ़ते हैं वो पैरासिटिज्म यहाँ पे है। प्रीडेशन यहाँ नहीं हो सकता,
प्रेडेशन प्रेडेशन मतलब भक्षण होता है, जो आप एनिमल्स साइड से पढ़ते हैं वो प्रेडेशन होता है। या फिर अपन प्लांट्स के रिलेशन के अंदर जैसे लीफ होपर्स हैं, है ना, जो पत्तियों को खाते हैं, ग्रास होपर्स हैं, तो वो क्या है कि ब्राउजिंग ग्रैजिंग ये सब करते हैं, तो वो प्रेडेशन है ना। वो प्रेडेट जैसा है कि वो होस्ट को डैमेज कर रहा है। तो डिजीज देना और ग्रेज करना, लेकिन है दोनों नुकसान, इंजरी दोनों ही है, लेकिन एक पैरासिटिज्म अलग चीज होती है, प्रेडेशन अलग चीज होता है। जो हमारा पैथोलॉजी है उसमें पैरासिटिज्म ही बड़ी चीज है ना। वहाँ पे एंटीबायोसिस वगैरह वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्रेडेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो एंटागोनिज्म, हाँ एंटागोनिज्म में यही होगा कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो किसी को फायदा जरूर से होगा। तो जो भी आप पैरासिटिज्म लेंगे तो उसमें भी प्लस माइनस निशान आएंगे, प्रेडेशन लेंगे उसमें भी प्लस माइनस आएंगे। ओके, देखिए अपन ने यहाँ पे काफ़ी सारे जो हमारे सब्जेक्ट के टर्म्स हो सकते हैं उन टर्म्स को समझने की कोशिश की और उनके बीच में जो रिलेशन है वो हमने जानने की कोशिश की। अब हम हमारे टॉपिक्स वाइज आगे बढ़ेंगे और अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है पैथोजन अटैक एंड डिफेंस मैकेनिज्म। तो पैथोजन अटैक मैकेनिज्म तो होती है पैथोजन की, जो डिजीज देने वाले ऑर्गेनिज्म हो पैथोजन। डिफेंस मैकेनिज्म पैथोजन की नहीं होती है, वो होस्ट की होती है। तो प्लांट की साइड से जो होता है वो डिफेंस है और पैथोजन की साइड से जो होता है वो अटैक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अटैक मैकेनिज्म्स क्या हैं और फिर अपन बात करेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पैथोजन के द्वारा जो होने वाली अटैक्स मैकेनिज्म्स हैं वो हम क्या क्या ले सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और हमें क्वेश्चंस वाइज एग्जाम्स वाइज किन चीज़ों को किस प्रकार से तैयार करना है, ठीक है। देखो इसमें पहला जो हमारा मैकेनिज्म का टाइप हो सकता है या जो उसका लेवल हो सकता है वो अपन ले सकते हैं मैकेनिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय पैथोजन ऑन होस्ट टिश्यू। कि जो हमारा प्लांट है ना, जैसे मान लो कि पौधे की आपने पत्ती ले ली है ना, लीफ ले लिया सपोज, तो लीफ का सबसे बाहर का जो पार्ट है वो है एपिडर्मिस, लेकिन एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल भी है ना। कुछ पौधे हैं जो मतलब थोड़े से ड्रायर एनवायरनमेंट में होता है, क्यूटिकल भी आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया होस्ट का बाउंड्री, कि होस्ट बाहर से बाहर एपिडर्मिस तक जिंदा है और क्यूटिकल उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, यानी कि क्यूटिकल तक होस्ट है, उसके बाद में हवा आ जाती है, सराउंडिंग आ जाता है, ठीक है। पैथोजन अगर अपने होस्ट के ऊपर, पैथोजन ऑन होस्ट टिश्यू क्या करे, एक्सर्ट करे। एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना, कि पैथोजन अपनी साइड से क्या लगाए, ताकत लगाए, फोर्स, और वो भी कैसे, मैकेनिकल, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास एक गुब्बारा है, आप उसमें अंगुली ऐसे चुभा रहे हो, तो आप उसमें मैकेनिकली फोर्स करके अपना जो फिंगर है वो उस बैलून के अंदर एक्सर्ट कर रहे हो ऐसे। तो ऐसे है कि जो फंगस है, पैथोजन है, वो अपने होस्ट की सतह जो होती है ना, टिश्यू का मतलब सरफेस है, बाउंड्री, जो कि आपका एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, क्योंकि बाहर से बाहर जो जगह होती है वहीं से एंटर होता है, ठीक है। तो अगर वहां पे फोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं और वो भी कैसे, यांत्रिक जो दबाव है अगर वो इस्तेमाल हो रहे हैं, केमिकल का इस्तेमाल नहीं है, यांत्रिक ताकत है, फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक वो तरीका हो सकता है। देखो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ऐसे जो मैकेनिज्म है वो हर कोई पैथोजन इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक तो इसमें फंजाई आएंगे, है ना, जो इन्फेक्शन जब होता है तो फंजाई के कुछ इन्फेक्शन हाइफे होते हैं, है ना। एक सिंपल हाइफे होते हैं, एक इन्फेक्शन जैसे जर्म ट्यूब होती है ना, इन्फेक्शन ट्यूब बोलते हैं। तो फंजाई के पास ऐसी पावर होती है कि वो फोर्स लगा सकता है, या कुछ पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं
जो किसी दूसरे पौधे को डिजीज पहुंचाते हैं, है ना। जैसे कि आपका कस्कुटा है, रिफ्लेक्सा, अमरबेल है। तो कस्कुटा रिफ्लेक्सा अमरबेल है, तो वो क्या करता है, वो दूसरे पौधों के अंदर अपने होस्टोरिया इंसर्ट कराता है। तो वो फोर्स है, तो ताकत लगा के किसी दूसरे के बॉडी में घुसना जो होता है वो सारे पैथोजन नहीं कर सकते। बैक्टीरिया नहीं कर सकता, वायरस नहीं कर सकता, फाइटोप्लाज्मा नहीं कर सकता। तो ऐसे जो मैकेनिज्म है वो सारे पैथोजन अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे फंजाई है उनके लिए एप्लीकेबल होता है, या जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं वो अपने होस्ट प्लांट्स के साथ में ऐसे जो अटैक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रेशर इज मस्ट। अब देखो, जब आप फंजाई पढ़ोगे या फंजाई के डिजीज पढ़ेंगे या फंजाई के केस के अंदर जो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मैकेनिकल फोर्स अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए आपको एक बहुत ही शानदार वर्ड काम में लेना होता है, वो होता है एप्रीसोरियम। एप्रीसोरियम को हिंदी में बोलते हैं स्थापनाक। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई कॉनिडिया है वो जर्मिनेट कर रहा है, या कोई फंगस का प्रोपेग्यूल है वो जर्मिनेट करता है। तो जर्मिनेट करने से उससे क्या होता है, एक इन्फेक्शन हाइफा निकलता है, एक जर्म ट्यूब निकलती है ना, ये जर्म ट्यूब है। अब इस जर्म ट्यूब का जो साइज है वो बहुत छोटा सा होता है, इसमें जो कंटेंट है वो बहुत छोटा सा होता है। तो कई बार क्या होता है कि ये जर्म ट्यूब जब होस्ट की सतह को छूती है, जैसे मान लो कि यहाँ पे होस्ट है और ये होस्ट की सतह आ गई और यहाँ हमने स्टोमेटा दिखा दिया कि ये स्टोमेटा से होके एंटर करती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो होस्ट जो पैथोजन हमारा जो फंजाई है उसकी जर्म ट्यूब क्या करेगी, यहाँ आकर के ऐसे फूल जाती है। पहले तो ये छोटी सी होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जहाँ इसको एंटर करना वहाँ पे थोड़ी सी क्या कर जाती है, फूल जाती है, और फूलने के बाद में फिर इसमें एंटर करती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी यहाँ पे फूली हुई स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है एप्रीसोरियम। अब इसमें क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पिगमेंट होते हैं जिनको अपन बोलते हैं मेलानिन। तो एप्रीसोरियम एक प्रकार का मॉडिफाइड हाइफा होता है कि इन्फेक्शन या जो ओपनिंग जहां से पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन से ठीक पहले फंगस के हाइफे क्या करते हैं, एक गद्दे जैसी संरचना बनाते हैं और थोड़े से फैल जाते हैं, चिपक जाते हैं उससे, और वहाँ क्या करता है वो मेलानिन का जमाव करता है, यानी कि इसमें मेलानिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेलानिन की वजह से क्या होता है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका ट्रिगर प्रेशर बढ़ जाता है। अब ट्रिगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो पंक्चर करना है यानी कि जो फोर्स है वो ज़्यादा लगता है। तो ट्रिगर प्रेशर को बढ़ाने के लिए मेलानिन जमा होगा। मेलानिन ज़्यादा जमा हो इसके लिए उसकी साइज है वो एक ट्यूब से बदल के एक क्वेश्चन शैप्ड हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये एप्रीसोरियम कहलाता है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे फंजाई में एप्रीसोरियम बनेगा ही बनेगा, सब में नहीं बनता है। जो वीक होते हैं, जिनका पेनिट्रेशन पावर कमज़ोर होता है, वो अपने पेनिट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और एप्रीसोरियम बनाते हैं। और एप्रीसोरियम से फिर इन्फेक्शन पैग निकलता है, जो आगे जो जा रहा है इसको अपन बोलते हैं इन्फेक्शन पैग। पैग का मतलब जैसे खूंटी जैसी संरचना होती है, इन्फेक्शन पैग। और कई बार क्या होता है कि ये अंदर जाके भी ऐसे फूल सकता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसको अपन बोलते हैं कॉलर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में एप्रीसोरियम बने, जरूरी नहीं है सब में कॉलर बने। हाँ, सिंगल जो इन्फेक्शन ट्यूब है या जर्म हाइफा जो निकलता है वो सीधा भी जा सकता है ना। मोस्टली जैसे स्टोमेटा से सीधे चले जाते हैं, लेकिन अगर स्टोमेटा नहीं हो तो वहाँ अगर एपिडर्मिस को पंक्चर करना है तो पंक्चर अकेला हाइफा नहीं कर सकता, उसको एप्रीसोरियम बनाना पड़ता है। तो अटैक मैकेनिज्म के अंदर एक सबसे सिंपल तरीका होता है कि फंजाई के केस में आपको एप्रीसोरियम देखने को मिलेगा। तो एप्रीसोरियम फॉर्मेशन एट द पॉइंट ऑफ फंगल कॉन्टैक्ट, कि जहाँ पे होस्ट के साथ में कॉन्टैक्ट हो रहा है उस कॉन्टैक्ट वाली जगह पे एप्रीसोरिया बनते हैं। मेलानिन लाइक कंपाउंड्स develop in episorium which increase turgor pressure and provide enough strength to penetration peg to pass the host cell wall।
तो होस्ट की सेल वॉल को पंक्चर किए बिना अंदर नहीं जा सकते और उसको पंक्चर करने के लिए ताकत चाहिए। ताकत के लिए वहाँ पे पानी खूब सारा होना चाहिए, ट्रिगर प्रेशर होना चाहिए, तो उसके लिए मेलानिन वहाँ पे जमता है और इन्फेक्शन पैक से बाद में वो पंक्चर है वो संपन्न हो पाता है। तो ये तो हो गया फंजाई का केस। ऐसे अपन दूसरा देख सकते हैं, वो है निमेटोड्स, कि हमारे बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो निमेटोड्स से होते हैं। निमेटोड्स वर्म लाइक इन वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो पौधों को बीमार करते हैं। हमारे सिलेबस की बहुत सारी डिजीज भी हमें पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, ठीक है। अब देखो निमेटोड भी क्या करते हैं, निमेटोड पेनिट्रेट करते हैं होस्ट की सतह को बाय मीन्स ऑफ स्टाइलेट, है ना। जैसे आप कोई भी निमेटोड बनाएंगे तो जैसे निमेटोड का आपने ये माउथ बनाया कि ये निमेटोड का माउथ है, तो निमेटोड का जो माउथ होता है वहाँ पे एक सुई जैसी संरचना होती है, इसको अपन बोलते हैं स्टाइलेट। तो ये स्टाइलेट क्या करती है, आगे पीछे होती है। निमेटोड के जो मसल्स हैं, मसल्स के मूवमेंट से ये स्टाइलेट ऐसे सुई की तरह आगे पीछे होती है और इससे क्या करता है कि ये पंक्चर करता है अपने होस्ट को। तो जैसे किसी की सतह के अंदर इन्फेक्शन पैग पेनिट्रेट करना या किसी के अंदर ये सुई जैसा चुभाना, वो सब क्या मैकेनिकल फोर्स का एग्जांपल है। तो निमेटोड्स के केस के अंदर जब निमेटोड एंटर करता है तो वो अपना स्टाइलेट है उसको बैक एंड फोर्थ करता है, आगे पीछे करता है, बैक एंड फोर्थ। तो उसका जो मूवमेंट है उससे प्रेशर जो क्रिएट होता है उससे वो होस्ट के अंदर एंटर करता है, विच इज थ्रस्ट बैक एंड फोर्थ टू एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर ऑन द होस्ट सेल वॉल। तो फंजाई के केस में ऐसे स्टाइलेट नहीं है, फंजाई के केस के अंदर एप्रिसोरियम आएगा, वहाँ ट्रिगर प्रेशर आएगा, यहाँ मसल्स हैं और उनकी वजह से बॉडी का जो प्रेशर है वो स्टाइलेट एक सुई जैसी संरचना होती है उसके थ्रू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। इनसाइड आउट मैकेनिकल फोर्सेस, ये भी थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनसाइड आउट का मतलब है जैसे अभी हमने बात किया कि फंगस है वो अंदर आने के लिए ऐसी ताकत लगा रहा है एप्रिसोरियम जैसे। अब जैसे आपने कहा कि कुछ जैसे आपने सरसों का एग्जांपल ले लीजिए कि वहाँ पे सरसों के पौधों के ऊपर अब कॉनिडिया हैं वो निकलेंगे तो एपिडर्मिस है वो टूटती है तो अंदर से भी ताकत लगती है। एपिडर्मिस फटेगी ना, तो एपिडर्मिस फटेगी तो अंदर से भी फंगस है वो जोर लगाता है, जैसे अंदर आने के लिए जोर लगाता है वहाँ पे एप्रिसोरियम है, अंदर से बाहर भी आता है, इनसाइड आउट मैकेनिकल फोर्स। तो इनसाइड आउट मैकेनिकल फोर्स की अगर आप बात करेंगे, दे आर आल्सो एक्सर्टेड बाय फंजाई आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ देयर फ्रक्टिफिकेशन। फ्रक्टिफिकेशन का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, जो आपने एल्बुको का केस लिया, सरसों का केस लिया, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें कोनिडिया बनते हैं। तो कोनिडिया की चेन बनती है और कोनिडिया की चेन के ऊपर कोनिडिया जो लगे होते हैं उनसे प्रेशर लगता है, उस प्रेशर से एपिडर्मिस वो फटती है। तो अंदर आने के लिए भी प्रेशर चाहिए, वो भी मैकेनिकल फोर्स है, और अंदर से बाहर आने के लिए भी क्या है। लेकिन ये देखो क्या है कि अटैक नहीं है, इनसाइड आउट जो लग रहा है वो पैथोजन के ऊपर अटैक नहीं है, वो तो डिस्पर्सन है, अपने आप को फैलाने के लिए फंगस वो क्या करता है, बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए पावर लगाता है। तो इन्फेक्शन नहीं है। हालांकि फैलने के बाद में जब कोनिडिया सतह पे आ जाएंगे तो उनसे दूसरे पौधों पे वो पहुंच पाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन वो डिस्पर्सन है, ठीक है, इन द टिश्यू अंडरनीथ द सरफेस। तो एपिडर्मिस के नीचे या एपिडर्मिस के ऊपर जो जोर लगता है वो भी क्या है, इनसाइड आउट मैकेनिकल फोर्सेज है। लेकिन वहाँ एप्रिसोरियम नहीं चाहिए, वहाँ पे ग्रोथ चाहिए। अगर खूब सारे कोनिडियोफोर बनेंगे, खूब सारे उनके ऊपर कोनिडिया बनेंगे तो अपने आप ही एपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर लग जाएगा, वहाँ एप्रिसोरियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो ये तो आपका पहला पार्ट आ गया जिसमें अटैक मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिकल फोर्सेस काम करेंगे। इसमें आपको जो एग्जांपल्स लेने हैं वो आपका क्लासिकल एग्जांपल फंजाई का आता है कि फंजाई के केस के अंदर एप्रिसोरियम है, वो एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है कि एप्रिसोरियम के द्वारा जो फंगस है वो ज़रूरत से ज़्यादा ताकत लगा पाता है, ठीक है। ऐसे निमेटोड्स का केस है कि निमेटोड रूटीन के अंदर अपने स्टाइलेट को मैकेनिकल फोर्स के द्वारा ही क्या करते हैं, होस्ट सरफेस को पंक्चर करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं।
देखो अगला सेक्शन है कि एंजाइम्स एज केमिकल वेपन इन पैथोजन अटैक मैकेनिज्म्स, कि अपने होस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए जो पैथोजन है वो अब ताकत की जगह पे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो केमिकल्स के अंदर जैसे एंजाइम्स की बात करेंगे तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स आर केमिकल्स, अमीनो एसिड्स हैं, राइट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत ईजी से क्वेश्चन है वो यहाँ से बन जाते हैं। देखो एक तो होता है कि जो सेल वॉल है उसको डिग्रेड करना। डिग्रेड का मतलब सेल वॉल के अंदर जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। जैसे मान लो सेलुलोज है तो वो पॉलीमर है ना, और कोई चीज आप लेते हैं वो पॉलीमर है। तो पॉलीमर को अगर आप तोड़ेंगे तो उससे क्या बनेंगे, मोनोमर्स बनेंगे। दूसरी बात, पॉलीमर्स हैं वो सोल्यूबल नहीं होते, मोनोमर्स हैं वो सोल्यूबल होते हैं। तो अगर कोई चीज पॉलीमर फॉर्म के अंदर है तो वो जमी हुई है, वो पिघलेगी नहीं है ना, वो डिजोल्व नहीं होते, पानी में डिजोल्व नहीं हो सकती। लेकिन जो मोनोमर है वो इजीली क्या होते हैं कि सोल्यूबल होते हैं, वो पानी के साथ में डिजोल्व हो सकते हैं, यानी कि जो टिश्यू है वो डैमेज हो सकता है। और मोनोमर बनाने के लिए यानी कि पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ने के लिए या जो कंपाउंड सेल वॉल के होते हैं उनको तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम्स हैं वो अपन ले सकते हैं। जैसे कि क्यूटिकुलर वैक्स, कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी जो बाउंड्री है एपिडर्मिस उसके ऊपर जो क्यूटिकल है ना वो पाई जाती है, और वो क्यूटिकल क्या होता है, वैक्स होता है, क्यूटिकुलर वैक्स, जो कि पानी के लिए अपारगम्य होता है ना। ज़्यादा होने पे क्या है वो सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट करता है। पक्सिनिया होर्डी, अब देखो यहाँ से आपको कुछ एग्जाम्पल साथ में लेने पड़ेंगे। पक्सिनिया होर्डी का मतलब है, होर्डी का मतलब होर्डियम वल्गेर, जो होता है। तो जो के अंदर या होर्डियम वल्गेर के अंदर जो रस्ट डिजीज होती है ना, पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रेटिसाई, वो गेहूं का पैथोजन है। ये है होर्डियम वल्गेर का पैथोजन। तो गेहूं में जैसे रस्ट डिजीज होती है वैसे होर्डियम में जो होती है दैट इज पक्सिनिया होर्डी। तो पक्सिनिया होर्डी का यानी कि पक्सिनिया होर्डी पैथोजन हो गया। वो क्या करता है, produces enzymes that degrade these waxes. However, pathogenic fungi and parasitic plants penetrate wax layer by mechanical force. तो मोस्टली जो केस होते हैं वहाँ पे तो मैकेनिकल फोर्स काम में आते हैं, लेकिन कुछ एक फंजाई जैसे कि पक्सिनिया होर्डी है ये उस वैक्स को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो हर कोई पैथोजन वैक्स को तोड़ने के लिए एंजाइम इस्तेमाल नहीं करता। भाई यही है कि जैसे आपको कोई दीवार तोड़नी है तो अगर आपके हाथ के धक्का देने से ही वो टूट जाती है तो आप उस पर केमिकल डाल के उसको धीरे धीरे क्यों गलाएंगे, इतना टाइम क्यों लगाएंगे, राइट। तो जो फोर्सली पेनिट्रेट कर सकता है वो ऐसे काम नहीं करेगा। हाँ, कुछ एक केसेस के अंदर ऐसे एंजाइम्स का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे पर ले सकते हैं क्यूटीन। ये भी क्या होता है कि जो आउटर बाउंड्री है उसका कंपोनेंट होता है। ये बहुत सारे फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, दे प्रोड्यूस क्यूटिनेज एंजाइम। तो वो क्या करेगा, क्यूटीन मोनोमर्स बनाएंगे, है ना, डेवलप आफ्टर एक्शन ऑफ क्यूटिनेज। तो ट्रिगर फर्दर एक्सप्रेशन ऑफ क्यूटिनेज एंजाइम्स इन फंजाई। देखो ये लाइन आपको ये कह रही है कि जैसे एक बार किसी ने क्यूटीन को तोड़ा तो मोनोमर्स बनेंगे, और ये मोनोमर्स बाद में क्या करते हैं कि जो क्यूटिनेज बनाने वाले जो जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं, यानी कि एक बार मोनोमर और ज़्यादा एंजाइम बनाता है। यानी कि एक बार अगर क्यूटिन टूटना चालू हो गया तो और क्यूटिन तोड़ने वाले एंजाइम है वो पैथोजन बनाने लग जाएगा, यानी कि वो मैकेनिज्म है वो एसिलरेट हो जाएगी, है ना। यहाँ पे एसिलरेट वर्ड भी आएंगे। एसिलरेट का मतलब होता है कि कोई काम जरूरत से ज़्यादा तेज होने लग जाए, उसको बोलते हैं एसिलरेट, ठीक है। तो क्यूटीन ले सकते हैं, क्यूटिनेज उसको तोड़ने के काम आते हैं। एसिपेक्टिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि हमारी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट होते हैं, और कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट एक्चुअल में कहाँ होते हैं,
वो सीमेंट लेयर में होते हैं। और सीमेंट लेयर का मतलब होता है कि दो जो सेल होते हैं ना, जैसे दो सेल आपने ले ली, तो इनके पास जो इनका सेल वॉल है वो तो इनका खुद का सेल वॉल है, और इन दोनों की सेल वॉल को आपस में चिपकाने के लिए सीमेंट लेयर होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनती है, तो वो होते हैं पैक्टिक कंपाउंड्स। ठीक है, जब आप ये सीमेंट लेयर गल जाएगी या डिजोल्व हो जाएगी तो फिर जैसे टमाटर हैं वो पिचक जाते हैं, जैसे नरम हो जाते हैं, हाथ लगाते ही मैसेरेट हो जाते हैं और वाटरी हो जाते हैं, क्योंकि जब ये टूटेगा तो उससे जो मोनोमर्स बनते हैं वो पानी को सोख के टिश्यू वो नरम भी हो जाता है, पानी ज़्यादा सोखता है, एंड ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो पैक्टिक कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए एंजाइम्स वो काम में आ सकते हैं। वन इज पैक्टिन मिथाइल एस्ट्रेज। अब देखो ये आपके क्वेश्चंस के काम आएंगे। तो पैक्टिन मिथाइल एस्ट्रेज जो एंजाइम है ये पैक्टिन को तोड़ने का काम करता है, ये पैक्टिन की साइड ब्रांच को रिमूव करता है। ऐसे दूसरा एंजाइम है पॉलीग्लैक्टुरोनलेज, क्योंकि पॉलीग्लैक्टुरोनिक एसिड जो होता है उससे हमारा पैक्टिक बनता है, तो उसके ऊपर काम करने वाले एंजाइम हो जाएंगे, ASA लगाते हैं एंजाइम हो जाता है, तो पॉलीग्लैक्टुरोनेज हो जाएगा। ये स्प्लिट करता है, पैक्टिन की चेन्स को तोड़ता है, वो साइड ब्रांच को हटाता है, ये मैन चेन को स्प्लिट का मतलब टुकड़े करना। ठीक है, ऐसे होता है पैक्टिन लाइज। बॉन्ड्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स को लाइज बोलते हैं, बॉन्ड्स बनाने वाले लाइगेज होते हैं, बॉन्ड्स तोड़ने वाले लाइज होते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट चेन बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम लिंकेज बॉन्ड्स। फ्रूट राइप को आप ले सकते हो, क्योंकि जब फ्रूट पकते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे भी आप जैसे पैक्टिक कंपाउंड्स उनको तोड़ेंगे, सेल वॉल है वो डिजोल्व हो जाती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, नरम हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ आती है वो आती है इथाइलिन से, जो आपका हार्मोन है ना इथाइलिन, उससे कनेक्ट होती है वो। यहाँ डिजीज के अंदर सारा पैथोजन से चल रहा है, और वहाँ फल पकते हैं तो वो गैस है आपकी, हार्मोन के रूप में काम करते हैं, इथाइलिन उससे होता है। ठीक है ना, ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन। पैक्टिन का टूटना है रिजल्ट्स इनटू लिक्विफिकेशन, यानी कि ऐसे पानी पानी सा हो जाएगा, वो नरम पड़ जाएगा, ऑफ द पैक्टिक सब्सटेंसेज विच लीड्स टू मैसेरेशन। मैसेरेशन का मतलब होता है ऐसे संदलित हो जाना, यानी कि जैसे क्रश हो जाता है, कोई क्रश हो जाता है तो ऐसे हो जाता है पिचका हुआ सा, ऐसे नरम सा ना, वैसे मैसेरेशन ऑफ द टिश्यू। क्योंकि अब देखो आप जैसे डिजीज पढ़ेंगे, आप डिजीज पढ़ेंगे, जैसे आपने सॉफ्ट रॉट ऑफ वेजिटेबल्स पढ़ा है ना, सॉफ्ट रॉट ऑफ वेजिटेबल्स, उसमें क्या होता है, सब्जियां गल जाती हैं। जैसे हमारे घरों के अंदर हम सब्जी लाए, 2-3 दिन तक हमने नहीं संभाला तो वो गल जाती है, तो गल जाने के बाद वो मैसेरेट हो गई। अब मैसेरेट वहाँ पे तो क्या है कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया उससे हो रही है ना, जो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस होता है उसकी वजह से होती है। लेकिन फंजाई है, उसके एंजाइम्स हैं, वो भी जो आपका अटैक का टाइम होता है, अटैक के टाइम के ऊपर वो भी सेल वॉल को मैसेरेट जहाँ भी आएगा, अगर आप फल को पका रहे हैं तो भी मैसेरेशन है, लेकिन वहाँ वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो दूसरी है, वो फ्रूट मैचुरेशन का है। यहाँ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो डिजीज का है, राइट। चलो हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे और अपन कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे सेलुलोज है ना, मेन कंपाउंड होता है सेलुलोज, तो सेलुलोज को भी तोड़ा जा सकता है कि ड्यूरिंग प्लांट पैथोजन, जैसे फंजाई का मामला हो या बैक्टीरिया का मामला हो, दोनों ही केसेस के अंदर नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेटिव सिस्टम्स जो हैं वो काम करते हैं, यानी कि उसमें एक्टिवेटेड ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो काम में आते हैं। फ्री रेडिकल जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। ठीक है, लीड्स टू सेलुलोज डिग्रेडेशन। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए जो फ्री रेडिकल्स हैं वो काम में ले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एंजाइम्स हैं वो ध्यान देने हैं, क्योंकि ये जो आपका लेवल होता है उस लेवल के हिसाब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आपको सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज होता है,
अब सेलुलोज की बात हो तो 10th का बच्चा भी जानता है, लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या आप एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ तो मामला बहुत गंभीर होता है ना, चीज़ें बहुत अपडेट चाहिए आपको। तो अगर आप कहते हैं सेलुलेज तो सेलुलोज को तोड़ने वाले एंजाइम। अब ये है सेलुलेज C1, सेलुलेज भी कौन सा है C1, तो इसका मतलब है रिमूव्स क्रॉस लिंक्स इन सेलुलोज चेन। जिस सेलुलोज की चेन्स आपस में जुड़े रहते हैं उनके क्रॉस लिंक्स को हटाने का काम करता है। दूसरा आता है आपका सेलुलेज C2, ये होता है कि मैन जो चेन होती है उसके टुकड़े करेगा तो छोटी चेन बनेगी। एक होता है सेलुलेज CX, ये एक्चुअल में छोटी टुकड़े जो होते हैं उनको और तोड़ के सेलोबायोस बनाता है। सेलोबायोस के अंदर 2 ग्लूकोज होते हैं, एक तो क्रॉस लिंक है C1, फिर टुकड़ा C2, और फिर टुकड़े में से भी छोटे से छोटा टुकड़ा यानी कि 2 का टुकड़ा सेलोबायोस CX, और फिर आता है आपका बीटा ग्लूकोसाइडेज। ये क्या करता है, सेलुलोज को तोड़ता है ग्लूकोज में। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए 4 एंजाइम एक क्रमबद्ध तरीके से काम करेंगे, सेलुलेज C1, सेलुलेज C2, सेलुलेज CX एंड बीटा ग्लूकोसाइडेज। तब फाइनली जो ग्लूकोज है वो फ्री होता है ना। ये सेलुलेज एंजाइम्स हमारी बॉडी में नहीं है ना, हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो जुगाली वाले पशु होते हैं, उनका जो क्रॉप होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास होते हैं। तो वो एक अलग सिस्टम है कि रूमिनेंट्स हैं, वो सेलुलोज को अपने जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन के अंदर जो बैक्टीरिया उनसे तुड़वाते हैं, राइट। तो अगर हम डिजीज या पैथोजन अटैक के हिसाब से बात करेंगे तो फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, वो अपने एंजाइम्स के इस्तेमाल से सेलुलोज जो कि मेन कंपोनेंट होता है प्लांट के सेल वॉल का, उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से ये C1, C2, CX एंड बीटा ग्लूकोसाइडेज ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। सैप्रोफिटिक फंजाई, ऐसे फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जिंदा रहते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं। इसमें जैसे आपके बेसिडियोमाइसीट्स आ जाते हैं, जैसे आपके ये जो कुकुरमुत्ता होते हैं सारे, है ना, जो लॉग्स पे या कचरे पे, जो जिनको आप सांप की छतरी बोलते हो, बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर हैं बहुत सारे। एंड सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं, मोस्टली सीक्रेट सेलुलेज। तो ऐसा नहीं कि जो पैरासिटिक है वही इस्तेमाल करता है, डेड को कंज्यूम करने वाले भी सेलुलेज को, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो बाहर स्रावित होते हैं, और फंजाई है वो अपने न्यूट्रिशन को लेकर क्या करते हैं, एक्जो डाइजेशन होता है उनके अंदर कि पचे हुए को वो एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे फंजाई है वो क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स को पहले सीक्रेट करते हैं। तो अगर वहाँ पे सेलुलोज है तो उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो सीक्रेट भी किए जा सकते हैं। लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है कि ग्लूकोज सोल्युबल शुगर फर्दर यूज बाय पैथोजन टू ग्रो एंड डेवलप द डिजीज। तो एक प्रकार का ये तो क्या फूड है, कि आपने जो बाउंड्री थी, जो दीवार थी सेलुलोज की थी, उसको तोड़ा तो आपको क्या मिल रहा है, आपको वहाँ पे ग्लूकोज मिल रहा है। तो ग्लूकोज काम में आता है एज ए फ्यूल। हाँ, इन वैस्कुलर डिजीजेस, अगर हम वैस्कुलर डिजीज की बात करते हैं, दीज सेलुलोज चेन्स विद अदर कंपाउंड्स यूज्ड बाय फंगस टू ब्लॉक वॉस्कुलर सिस्टम लीडिंग टू विल्टिंग। अब जो वॉस्कुलर डिजीज होते हैं, वॉस्कुलर डिजीज का मतलब संवहन तंत्र से जुड़ी हुई पादप डिजीज, जैसे कि उसके अंदर आप एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल पढ़ते हैं, विल्ट ऑफ कॉटन। विल्ट ऑफ कॉटन, ये कपास के अंदर जो विल्ट डिजीज होती है उसका जो फंगस होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो कि ड्यूटेरोमाइसिड का फंगस होता है, वो कपास के पौधों के अंदर विल्टिंग कोज करता है। विल्टिंग का मतलब होता है मलानी, मलानी का मतलब मुरझाना। जैसे दोपहर में हमारे पौधे मुरझाए तो हम विल्टिंग बोलते हैं, लेकिन दोपहर में जो मुरझाना है वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि उस समय पे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन कम होता है। तो
पानी की कमी होने से पत्तियां हैं वो शिथिल हो जाती है और विल्टिंग आती है। लेकिन अगर पौधे को बीमारी हो जाती है तो पौधा विल्टिंग देने लग जाता है। और कुछ विल्टिंग ऐसी है जो वॉस्कुलर सिस्टम के ब्लॉकेज से जुड़ी हुई है। तो वहाँ पे जो सेलुलोज की चेन्स हैं वो जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि पानी की सप्लाई अगर बंद हो जाएगी तो विल्टिंग आएगी। तो पानी की सप्लाई पौधे के अंदर जाइलम से होती है। जाइलम के एलिमेंट्स हैं वो वॉस्कुलर सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो जो विल्ट डिजीज होते हैं उनके अंदर फंजाई क्या करते हैं कि जो सेलुलोज की चेन्स हैं उनको तोड़ के जो जाइलम के जो कनेक्शंस होते हैं उनको क्लॉग करते हैं। क्लॉग का मतलब बंद करना। जैसे आपके पास कोई पाइप और उसमें आप रुई ठूंस दें तो वो बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं क्लॉग। तो ऐसे जाइलम के जो वेसल्स हैं उनकी क्लॉगिंग होती है। तो क्लॉगिंग के अंदर भी जो विल्टिंग फंजाई है या विल्ट कॉजिंग जो फंजाई है वो क्या कर सकते हैं, सेलुलोज के चेन्स को तोड़ने के लिए एंजाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलुलोज के बाद में दूसरा जो कंपाउंड होता है सेलुलोज का वो होता है हेमीसेलुलोज। ठीक है, देखो हेमीसेलुलोज क्या होता है कि इम्प्योर है, एक प्रकार का हेटेरोपॉलीमर होता है, ऐसे कह सकते हो आप, हेटेरोपॉलीमर। जो सेलुलोज होता है वो होमोपॉलीमर होता है। तो एक से ज्यादा प्रकार के कंपोनेंट अगर किसी मोनोमर के जुड़ जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं तो वो हेटेरो में जाएगा ना। तो हेमीसेलुलोज पॉलीमर इंक्लूड्स प्राइमरली जाइलोग्लाइकेन होता है विथ ग्लूकोमेनन्स इसके अंदर होते हैं, ग्लैक्टोमेनन्स होते हैं, अरेबिनोग्लैक्टाइन्स होते हैं और भी दूसरे कंपाउंड्स हैं वो इसके अंदर होते हैं। कि बहुत सारे प्रकार के कंपाउंड्स हैं वो, यानी बहुत सारे प्रकार के जो शुगर्स हैं ना, हेटेरो, तभी बनेगा हेटेरो, उनका ये पॉलीमर होता है। यानी कि एक से ज़्यादा प्रकार की शुगर्स का बना हुआ एक फॉर्म होता है। तो कुछ एंजाइम है जैसे जाइलिनेज, ग्लैक्टेनेज, ग्लूकेनेज, अरेबिनेज, मैनेज, क्योंकि इनके अंदर ये सब है। तो जो जो कंपोनेंटल शुगर्स हैं उनको तोड़ने के लिए अलग अलग जो एंजाइम्स हैं, जैसे जाइलुलोज को तोड़ने के लिए जाइलिनेज है ना, ग्लैक्टोनोज को तोड़ने के लिए ग्लैक्टिनेज है। तो अलग अलग कंपोनेंटल जो पार्ट्स हैं उसके, यानी कि शुगर्स जो अलग अलग हैं उनको डिग्रेड करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स हैं वो काम में आते हैं। तो वहाँ पे केवल एक ही आता है सेलुलेज, और यहाँ पे हेमीसेलुलेज है, लेकिन ये कई सारे हैं सेवरल, क्योंकि हेमीसेलुलोज खुद ही कई सारे शुगर से बना हुआ है। तो अलग अलग शुगर्स के अलग अलग एंजाइम्स हो सकते हैं। तो ये भी पैथोजेनिक फंजाई है, वो जैसे सेलुलोज को तोड़ने के लिए एंजाइम सीक्रेट करती है, वैसे हेमीसेलुलोज के लिए भी कर सकती है। अब इसके बाद में नंबर आता है लिग्निन का। अब लिग्निन को पूछने का कारण और भी होता है, लिग्निन एक अलग चीज होती है। देखो लिग्निन को आप ऐसे समझे कि लिग्निन इज ए फेनिल प्रोपेनॉइड, ये तो इसका केमिकल कंपोजिशन है कि केमिकली जो लिग्निन है वो क्या है, फेनिल प्रोपेनॉइड है। ठीक है, डिग्रेडेड बाय लिग्निनेज एंजाइम। तो लिग्निन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो लिग्निनेज एंजाइम्स हैं। मोस्ट ऑफ द लिग्निन डिग्रेडिंग फंजाई आर बेसिडियोमाइसिड विच आर कॉल्ड व्हाइट रॉट फंजाई। जैसे आप कहते हैं कि वुड रोटिंग फंजाई ना, जैसे आपने कह दिया पॉलीपोरस, सपोज आपने नाम ले दिया पॉलीपोरस। तो पॉलीपोरस क्या है कि फंजाई है, सैप्रोफिटिक फंजाई, ये कोई डिजीज नहीं करता है ना, जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो करता है पॉलीपोरस। ठीक है, वुड रोटिंग फंजाई है। तो वुड के अंदर लिग्निन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वुड का मतलब होता है कि जो पड़ा रहा कई टाइम से, उसमें क्या है कि सॉफ्ट वुड है वो तो गल जाती है, फिर बाद में जो हार्डवुड बचती है उसमें हार्डवुड में तो लिग्निन ही मैन होता है, तो उसके ऊपर भी वो लग जाते हैं। तो उनमें क्या है, लिग्निनेज एंजाइम होता है। तो मोस्टली जो वुड रोटिंग या लॉग्स को रॉट करने वाले या जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे हैं उनके ऊपर ग्रो करने वाले जो फंजाई है वो बेसिडियो के मेंबर्स होते हैं। वाइल सेवरल एस्कोमाइसिड्स भी हैं, वो भी ऐसे एंजाइम सीक्रेट कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं वो भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी कॉमन कंपाउंड है वो आपका सेलुलोज, हेमीसेलुलोज ये होते हैं। और लिग्निन है उसकी मात्रा हार्डवुड में ज़्यादा होती है। जो हार्ड टिश्यू जैसे लिग्निन, आप जाइलम की बात करेंगे उसमें लिग्निन ज़्यादा है। ठीक है, तो लिग्निन भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन लिग्निन टूटने के हिसाब से बहुत हार्ड है।
ठीक है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज टूटने के हिसाब से इजी है। तो एक्यूशन इकोलॉजी का होता है कि जब आप डिग्रेडेशन पढ़ते हैं या जब आप ये कंपोस्टिंग पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, तो उसमें सेलुलोज हेमीसेलुलोज तो पहले टूट जाते हैं। लिग्निन है वो बाद में टूटता है। लिग्निन इज मोस्ट हार्ड, ठीक है। तो लिग्निन को तोड़ने वाला एंजाइम भी काम में आ सकते हैं, लेकिन लिग्निन को तोड़ने का, क्योंकि लिग्निन जहाँ भी आता है वहाँ पे टिश्यू हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड होने पे टिश्यू वो डेड हो जाते हैं, तो वहाँ क्या कि लिविंग नहीं है। तो मोस्टली जो केस है वो आपका बेसिडियो, जो आपके मेंबर आपके आ रहे हैं वो सैप्रोफिटिक आ रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे और चलते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। देखो अभी हमने जो सेलुलोज हेमीसेलुलोज लिया वो सब कार्बोहाइड्रेट थे, है ना। अब हम बात करेंगे सेल वॉल के प्रोटीन। तो 5 classes of structural proteins have been found in plant cell wall which are degraded by pathogenic fungi। हाँ, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि एक्सटेंसिन्स है, एक्सटेंसिन्स प्रोटीन्स हैं जो सेल वॉल को एक्सटेंड कराने के काम, जब सेल ग्रो करती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो सेल वॉल है वो खिंचती है ना, इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर। तो एक्सटेंशन के लिए जो प्रोटीन काम आते हैं एक्सटेंसिन्स होती है ना, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ऐसे प्रोलिन रिच प्रोटीन्स होते हैं, इनको आप पीआरपी बोलते हैं, प्रोलिन रिच प्रोटीन्स। ऐसे हैं ग्लाइसिन रिच प्रोटीन्स, जीआरपीस। ऐसे होते हैं सोलेनेसियस लैक्टिन्स और अरेबिनोग्लैक्टन प्रोटीन्स, एजीपीस। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, यानी कि सेल वॉल की संरचना का हिस्सा है। सेल वॉल के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट है वैसे प्रोटीन भी होते हैं, जैसे एक्सटेंसिन प्रोटीन होती हैं, पीआरपीज होती हैं, जीपीआरस होते हैं, एजीपीज होती हैं, या लैक्टिन्स होती हैं, सोलेनेसियस लैक्टिन प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, उनको लैक्टिन कहा जाता है। लैक्टिन्स को आप लैक्टिन बेस्ड क्रोमेटोग्राफी भी आती है, एपेटिक क्रोमेटोग्राफी, या जब आप लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स बनाते हैं तो वहाँ पे भी लैक्टिन्स है, उनका रोल आता है। ठीक है, तो लैक्टिन जोड़ने के लिए नहीं, कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो एक्सटेंसिन, पीआरपीज, जीआरपीज, एजीपीज एंड लैक्टिन्स है ना, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, इनको भी तोड़ा जा सकता है। तो इनके लिए भी जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन है वो काम, जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा सकता है वैसे प्रोटीन्स को भी तोड़ा जा सकता है। मेनली कुछ एग्जांपल्स है प्रोटीन्स के, वो आप ध्यान देंगे। और ये था कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सब्सटेंसेस कंटेंट विद इन द प्लांट सेल। अब वो तो हो गया सेल वॉल, अब ये आ रहा है विद इन द प्लांट सेल, यानी कि सेल वॉल से अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर साइटोप्लाज्म है, तो अंदर जो कंटेंट है उसको भी तोड़ा जा सकता है। जैसे प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीनेज एंजाइम है, या पेप्टाइडेज एंजाइम्स है, ये काम में आते हैं। स्टार्च को तोड़ने के लिए अमाइलेज एंजाइम काम में आते हैं। लिपिड्स को तोड़ने के लिए लाइपेज हैं, फॉस्फोलाइपेज हैं, लिपोक्सिजनेज एंजाइम्स हैं, ये काम में आते हैं। एक तो होता है कि बाउंड्री जो है, जैसे मान लो कि आपने कहा कि सेल वॉल है, अब सेल वॉल को तोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या है कि जैसे आपका सेलुलोज आ गया, हेमीसेलुलोज आ गया, लिग्निन आ गया, ठीक है, इसी के अंदर आपने प्रोटीन्स ले लिए। अब जब कोई अंदर आएगा तो यहाँ पर भी प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट, तो उनके लिए भी एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स को तोड़ने वाले, स्टार्च को तोड़ने वाले, लिपिड्स को तोड़ने वाले। यानी कि डैमेज सारा ही है, स्ट्रक्चरल डैमेज ना उसमें सब आ जाता है। सेल वॉल को आप तोड़ते हैं वो भी डैमेज है, वो भी अटैक है। अंदर जो कंपोनेंट हैं सेल के वाइटल कंपोनेंट, उनको अपन तोड़ रहे हैं तो वो भी क्या है, अटैक में इंक्लूड है। ठीक है, जैसे अटैक का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल बाउंड्री को तोड़ना ही अटैक है, क्योंकि अंदर जाकर के सेल का जो सिस्टम है उसको डैमेज करना भी अटैक में ही आएगा।